ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है, लेकिन इतना ही लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इन किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। अभी स्केलर फॉर्म में तो हमने पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू जी m1 m2। तो थोड़ा सा इसको, ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, इसका अगर डिटेल एनालिसिस करना है तो हमें और क्या चाहिए, चलो एक्स्ट्रा डायरेक्शन। तो जिस तरह से न्यूटन्स लॉ हुआ है स्केलर में, वो तो बहुत सिंपल। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब पढ़ा है, उसके हिसाब से अब ये पढ़ेंगे उल्टा होना। सच में क्या होता है पता है, पहले लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 11th में ग्रेविटेशन होता है और 12th में, तो हमें तो यहाँ कैसे भी नाचना पड़ता है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा है, अब क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी होता है यहाँ पे। चलो, आणि फर्स्ट टाइम झालं ना तर मी करत नाही म्हटलं होतं मग, तुम्ही पहिली बॅच आहात, कारण शेवटी जगासोबत वागावं लागतं। आता तुम्हीच म्हणता सर XYZ क्लासेस वाल्यांनी हे शिकवलं बघा, मग आपल्याला बी शिकवा तर शिकवा, शेवटी सगळे शिकवायचे, आम्ही पैसेच कायचे घेतो, शिकवायचेच ना, बरोबर आहे की नाही, त्याचेच ना। तो भाग वेगळा की तुम्ही लवकर देत नाही, कंजूस 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 कंजूस। तो डायग्राम उसी हिसाब से बनाएंगे। तो पहले हम कूलम्ब साहब थे तो हम चार्जेस लेते थे, अब हम मासेस लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स। वो भी ऑब्जेक्ट होते लेकिन मासेस लेंगे। चलो, तो ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका नाम पिंटू, उसका नाम चिंटू, ठीक है। तो पिंटू थोड़ा सा बड़ा है तो इसका मास m1, चिंटू थोड़ा छोटा है तो इसका m2। यहां पे लिखा m1 इज ग्रेटर देन m2। कौन बड़ा कौन छोटा इससे कुछ फर्क नहीं पडने वाला, लेकिन फिर भी बोला, कधी कधी आम्हाला अनवॉन्टेड डेटा दिलेला असतो। क्वेश्चन पेपर मध्ये सुद्धा बऱ्याचदा असा डेटा दिलेला असतो, तो दिला काय न दिला काय प्रश्न सुटत असतो, पण तरी पण डेटा देतात। तसं म्हटलं हा याच्यापेक्षा मोठा आणि एक छोटा, काहीच फरक पडत नाही। मोठा आणि छोटा असलं म्हणून फोर्स काय बदलतो का, नहीं बदलो, हे तर माहिती ना, तरी पण चला। तो अब हमें ये पता है, तो थोड़ा सा ठीक से करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ठीक ढंग से देख। ये तो ये इसका सेंटर C1, तो इसका सेंटर C2, और डिस्टेंस जो लेते हैं सरफेस से होता है या सेंटर से होता है, सेंटर से, तो ये डिस्टेंस है R, ठीक है ना। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाल रहा है या नहीं, उसको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, यानी ये यहां से यहां जाके इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, पतंग को जिस तरह से खींचते हैं। तो सिमिलरली ये यहां से उसको जाके अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, इधर, तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया ना। तो इसको 1 नंबर का ऑब्जेक्ट बोला, तो इसको 2 नंबर का ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ये R12 यानी क्या है और R21 यानी क्या है, किसको पता है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ लेकिन उसको नाम क्या देंगे, हाँ लेकिन उसको पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ तो बदलना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्टेंस है ना स्ट्रेट लाइन में, तो ये कहां से है, एक से, यानी इधर से इधर जा रहा है, और दूसरा उधर से इधर आ रहा है, ये पहले सोचना। तो डायरेक्शन देने का काम किसका होता है आपको पता है ना, कहां से कहां, इतना समझ में आ गया। यानी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहा है कि ये एक पे है और जा किधर रहा है, तो यहां से इधर जा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो ये क्या बता रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओगे ना तो डायरेक्शन कैसे समझ पाएंगे। तो ठीक है, अभी हम यहां पे लिखते हैं, हमने लिया लेट F12
ऑब्वियसली फोर्स है तो इसके ऊपर एरो देना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे रे हम? तो इसको मुझे लगता है हमें बोलना है फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। कुछ याद आया? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू, कुछ याद है? अगर आपको वो अच्छी तरह से याद आता है, अगर आपने वहां पे टाइम स्पेंड किया है, अगर आपने ईमानदारी वहां पे दिखाई है, इथं सगळ्या सोपं पडणार. सगळं सिमिलरिटी बघा ना कशी असते. वेळच लागत नाही. तिथं मात्र किती वेळा बडबड करावी लागायची. मग जर आम्ही अगोदर ग्रॅव्हिटेशन घेतलं असतं आणि हे समजावून सांगितलं असतं तर वेळ आमचा तिकडे वाचला असता. आम्ही ते घेतलं, आमचा वेळ इथे वाचायला हवा. तो कितना सिंपल है. सिमिलरली मुझे एक बात बताओ कि F मैंने यहां पे 2-1 लिखा, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर है? सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर है. सेकंड ऑब्जेक्ट. और ये कौन डाल रहा है? तो ये ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट. इतना तो हमें समझ में आता है, बराबर है कि नहीं? तो इसको भी अच्छे तरह से लिखेंगे. इतना समझ में आ गया पक्का. फिर यहां पे इसको यहां पे जगह देते हैं. चलो यहां पे ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, तो यहां पे क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट. ये जा किधर रहा है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है. फिर सिमिलरली आएगा. इसका मतलब क्या होगा? ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्टेड कहां से किधर? फ्रॉम सेकंड ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ये सब लिखना समझना बहुत जरुरी आहे, जो की हमने पहिले ऑलरेडी किया कुलम्स लॉ में. सब करना बोल. मग तिथं नीट केला तरी इथे येतं बघा. नाहीतर उगाच काय तर रट्टा मारला, असं लक्षात तसं लक्षात. का लक्षात ठेवायचं? कळले नाही एकदा? मग कालच मी तुम्हाला सांगितलं होतं. काल मी कोणाशी बोललो होतो काय महत्वाचं? मला असं वाटतं आपण पोहायचं, जेवायचं काहीतरी बोललो होतो त्याच्यात, मैथ्स के बारे में. तो इतना ही सिंपल है नहीं? तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आती है तो मुझे लगता है इसको अब इसका काम हो गया. अब इसको बहुत 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 छोटा करेंगे, चलेगा ना? क्लियर हुआ है ना ये सब? तो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, ठीक है? फिर अपने हिसाब से इसको लिखते हैं. चलो यहां पे एक बॉर्डर बनाए और यहां पे जो बड़ा है ये बाद में क्या है, बराबर कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ. सिंस यहां पे लिखा मैंने फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू, ठीक से यहां, तो ये बनेगा G, M1, M2. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब डिस्टेंस ठीक से लिखना है. डिस्टेंस का मतलब होगा तो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन तो लेना पड़ेगा, तो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा. इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट होगा, बराबर कि नहीं? तो फोर्स कौन डाल रहा है? दूसरा ऑब्जेक्ट. किसके ऊपर डाल रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, दूसरा ऑब्जेक्ट तो इधर है, दूसरा ऑब्जेक्ट तो इधर है ना, तो किसके ऊपर डालना है पहिले काय? तो मुझे एक बात बताओ, ठीक आहे? आपको अगर ये अवघड वाटलं की आपल्याकडे रस्ते असतात, कारण एवढ्यात मध्ये तो आदित्य असं करलंय. आदित्य आणि आमचा गंपू एक आहे, आदित्य 2 आहे, गंपू. अब फोर्स कौन डाल रहा है? 2 वाला, यानी मार कौन रहा है? गंपू. इसको तो ये तो डिस्टेंस तो इतना बड़ा है ना, तो बेचारा आदित्य तो वहीं पे है. मारने के लिए कौन जा रहा है? गंपू. तो गंपू को जाना पड़ेगा. यानी ये जा रहा है ना, यानी 2 से जा किधर रहा है? तो डायरेक्शन समझ में आ रहा है क्या? बात खत्म. तो यहां पे ये 2 से एक तरफ जाएगा ना मारने के लिए. तो ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड. तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसा मैग्नीट्यूड बोला, चलेगा ना?
लेकिन यहां पे जरूरी है इसका डायरेक्शन, बराबर है कि नहीं? किती सोपं आहे बघा रे बाळांनो, बहुत सिंपल है ना। हाँ, तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता है ना हमें? सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, ये वेक्टर है और मुझे इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, तो ये आता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस, चलो बराबर है कि नहीं? ये हमें पता है ना, बात खत्म। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आता है। व्हेरी गुड, साक्षी आली ना रे आज, गुड गुड गुड। सोपं आहे का नाही मला सांगा? मग मला सांगा सिमिलरली इसको भी ऐसा ही बोलेंगे अब, फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट। अब डाल कौन रहा है? अगर गंपू ने आदित्य को मारा तो आदित्य छोड़ेगा क्या? नहीं ना। तो यहां पे भी ये G M1 M2 ये फिर से 1 2 बराबर है कि नहीं? इसका क्या है? स्क्वायर है। और यहाँ पे ये 2 2 1 उसका क्या है? डायरेक्शन है। सिंपल सी बात है ना। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से ढूंढते हैं? कितने 3 महीने हुए, 4 महीने, वही तो कर रहे हैं ना। यहाँ पे अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी लिया है ना यहाँ पे, बराबर है? हे सगळे समजलं। एकच मिनिट क्या बोलते हैं? समझ में आ गया पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है? ठीक से देखो, अभी ठीक से देखो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। सिंस, ठीक से देखो, अभी फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू, ठीक से देखना है, ठीक से देखना है। फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड, ये किस तरह से होगा? G M1 M2 डिवाइड बाय 4 सॉरी R 2 2 और इसका क्या होने वाला है? ये तो मैग्नीट्यूड रहेगा। अब इसके ऊपर ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैग्नीट्यूड खाली। और यहाँ पे 2 to 1 डायरेक्शन। बघा आता फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू G M1 M2 ये 1 2 2, इसका भी क्या है? स्क्वायर। और यहाँ पे डायरेक्शन है 1 2 2। ए ठीक से देखो, G कॉमन है, M1 कॉमन, M2 कॉमन। अब यहाँ पे ठीक से देखो, ये क्या है? तो यहाँ पे ठीक से समझना है इसको। ये 1 है और ये 2 है। ये 1 to 2 इधर गया, ये 2 to 1 इधर आया। और इसका हमें खाली क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो हमें ये पता है कि ये दोनों जो फॉर्मूलाज है ना, यहाँ पे सपोज हमने ऐसे किया, तो ये जो है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम दिखाई दे रहा है, डिफरेंट है, बराबर है कि नहीं? सेम है या डिफरेंट है? तो ये ठीक से देखो, ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट आता है। समझ में आता है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने अगर एक काम किया, ठीक से देखो अभी, मैंने इसको अगर ये ठीक से देखो, ये 2 to 1 है और ये 1 to 2 है। ये 2 to 1 1 to 2। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये 2 to 1 है, इसका अगर हमें 1 to 2 करना पड़ेगा, अगर 1 to 2 किया तो डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होने वाला है? अपोजिट होने वाला है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा है? एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, ये ए ऑब्जेक्ट है और दूसरा बी ऑब्जेक्ट है। ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है एग्जैक्टली इक्वल है और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ गया? तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम और डायरेक्शन एग्जैक्टली
समज में आलं? आणि म्हणून बाळांनो आपल्याला मग हे सगळं कशासाठी करायचं असतं? काय गरज आहे बाबा? आम्हाला याच्या अगोदर चांगलं कळालं होतं. मॅग्निट्यूड आम्ही काल किती चांगले क्वेश्चन सोडवले, किती मोठे क्वेश्चन सोडवले. हे एक्स्ट्रा केल्यानंतर आम्ही आणखी टेन्शन घेतो. तर सॉरी बाळांनो, डायरेक्शन आल्यानंतर भले तुमचा थोडा वेळ वाढत असेल, कॉम्प्लिकेशन वाढत असेल कॅल्क्युलेशन मधले, पण तेवढीच कॉन्सेप्ट स्ट्रॉंग पण होते. कसं ते आता नीट आहे का? आता मी नेक्स्ट पेज वरती जातोय. सगळ्यांना माहिती आहे अट्रॅक्शन असो किंवा रिपल्शन असो, दॅट इज फोर्स, अँड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लिअर आहे ना? आता तुम्ही मला सांगा सगळं. आता मी एक्झाम्पल कसे घेतोय बघा. आता आतापर्यंत प्रत्येक वेळी 2-2 ऑब्जेक्ट घेतले होते. आता मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट घ्यायला तैयार है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है आपको? वो भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है. तो ठीक से देखो, यहाँ पे ये 1 किलो का एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये दूसरा भी ऑब्जेक्ट 1 किलो का है. तो मुझे एक बात बताओ, इन दो ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस है 1 मीटर का. कितना है डिस्टेंस? तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा? तो जी इतना रहेगा, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन रहेगा. बराबर है? ये किया है की नाही हमने सॉल्व. मग जेव्हा दोन ऑब्जेक्ट 1-1 किलोचे किती मीटर अंतरावर आहेत? 1 मीटर अंतरावरती, तेव्हा त्या दोघांमध्ये फोर्स किती आहे? क्लिअर झालं? आता इमॅजिन करा, मी या ठिकाणी हा 1 किलोचा ऑब्जेक्ट ठेवला, जो की याच्यापासून पण 1 मीटर अंतरावरती आणि याच्यापासून पण 1 मीटर अंतरावरती. आता हा नव्हता तेव्हा या दोघांमध्ये फोर्स एवढा होता. आता हा आला, मग ह्या दोघातला फोर्स कमी जास्त होईल का? होत नाही रहेगा ना. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ये चेंज नहीं होता, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता. इथं दुसरे किती जरी ऑब्जेक्ट ठेवले तर या दोघांमधला फोर्स तेवढाच असेल ना. हा, त्यांचा रिझल्टंट काय होईल तो भाग वेगळा, पण या दोघांमधला किती आहे तो बदलणार नाही. आता तुम्ही जर म्हटलात की आता मी नाव दिलं, मी याला म्हटलं ए ऑब्जेक्ट, याला म्हटलं बी ऑब्जेक्ट आणि याला म्हटलं, आणि मग मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला व्हॉट इज द फोर्स ऑन सी, तर तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे अभी सी जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये फोर्स डालेगा, बी डालेगा, दोनों का फोर्स, दोनों का. ठीक से देखो, दोनों का अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव साथ में हो सकते थे. यहाँ पे खाली तो अट्रैक्शन छोड़ के कुछ है क्या? कुछ भी नहीं. तो यहाँ पे ठीक से देखो, तो अट्रैक्शन है यानी ये इसको खींच रहा है, तो उसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है. तो अभी ये 1 मीटर, तो एंगल कितने होंगे? तो इसका आंसर तो फिजिक्स के पास नहीं है, इसका आंसर होता है हिस्ट्री के पास, ज्योमेट्री के पास आंसर है. तो कितना होता है? 60. तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? 60 डिग्री. ये कितना है? 60. ये कितना है? तर आता सगळ्या गावाला याची किंमत माहिती आहे तुम्हाला. तर माहिती आहे 1 मीटर अंतर आहे 1 किलोचे, तर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन. इधर कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11. बराबर आहे की नाही? और दोन फोर्स कळाले, दोन्हीतला अँगल कळाला, मग दोन्ही एकाच ठिकाणी ऍक्ट होतात, तर पॅरेललोग्राम वापरायचं का नाही? तो यहाँ पे ये पॉइंट है सी वाला, एक फोर्स इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर जा रहा है. इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11. ये समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11. और एंगल कितना है? इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला. तो रिजल्टेंट जो आएगा ये ऐसा होगा ना रे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60. बराबर है कि नहीं? बात खत्म. इसके आगे का मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया है. तो ये कैलकुलेशन आपको करना पडेगा ना. मग मला सांगा, जेव्हा हे दोन ऑब्जेक्ट एकाच वेळी फोर्स टाकत होते तेव्हा प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन हा पण ओढत होता, हा पण ओढत होता. ऑब्जेक्ट जाणार कुठे रे बाळांनो? तर दोघांचा फोर्स एक्झॅक्टली इक्वल असल्यामुळे आणि हा 60 अँगल असल्यामुळे बरोबर तो 30 खालून असा ओढला जाणार ना. येस सर नो. कळतंय का मी काय बोलतोय ते? मग ह्याचं डिटेल एनालिसिस विदाउट डायरेक्शन होतं का? चलो और एक एग्जांपल लेते. ये कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करना है. हाँ, और एक बार, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. चलो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं ताकि आसानी हो.
इकडे नीट बघा, ही एक लाईन ड्रॉ केली मी. हा, हे 1 मीटर आहे, हे पण 1 मीटर आहे, आणि इथे 1 किलोचा दगड आहे, इथं पण 1 किलोचा दगड आहे, आणि इथं पण 1 किलोचा दगड आहे. समझ में आया? 1 किलो. तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये ऑब्जेक्ट ये है बी और ये है सी. मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन सी ऑब्जेक्ट. सी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अभी आ रहा है? मास दिया, डिस्टेंस दिया, सब दिया. मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सी. ये मेरा क्वेश्चन है. कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 0. क्यों? क्योंकि ये इसको खींच रहा है. अगर कैलकुलेशन करोगे मास और डिस्टेंस का, तो ये फोर्स आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11. लेकिन इसका डायरेक्शन इसको खींच रहा है तो इधर होगा. सिमिलरली ये उसको उधर खींचेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, 6.67 इंटू 10⁻11. तो सेम बात है, ये पॉइंट है, इसको दोनों इधर एक्स फोर्स है तो इधर भी एक्स फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, तो नेट फोर्स कितना होगा. समझ में आता है? मग तुमच्या हे लक्षात यायला पाहिजे की ज्यावेळेस समजा इथं मी हा ऑब्जेक्ट घेतला, इथे 1 घेतला, दुसरा घेतला, तिसरा घेतला, चौथा घेतला, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट घेतले. आता हा ऑब्जेक्ट इकडे ओढणार ना रे, हा इकडे ओढणार ना, हा इकडे ओढणार ना, स्वतःकडे ओढणार ना, आणि हा सुद्धा याला इकडेच. मग याच्यावरती जो नेट फोर्स ऍक्ट होणार तो जर तुम्हाला काढायचा असेल तर या सगळ्यांचं आपल्याला काय करावं लागेल, तर वेक्टर सम करावा लागेल. बरोबर आहे की नाही?